गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम दुर्खाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र की नींव अगस्त कॉम्टे द्वारा 1838 में रखी गई और उसके बाद दुर्खाइम आते हैं। तो समाजशास्त्र के दुर्खाइम कॉम्ट के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। कॉम्ट ने जो वैज्ञानिक पद्धति की बात की उसी को दुर्खाइम ने आगे बढ़ाया। तो हम दुर्खाइम का लाइफ स्केच देखेंगे आज, दुर्खाइम की जीवनी के बारे में। तो इमाइल दुर्खाइम समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में सरल समाजों की चर्चा करते हुए हम बार बार जनक एवं पोषक पिता में अंतर करते हैं। तो समाजशास्त्र का जनक होने का दावा अनेक विद्वान करते हैं, पर चूंकि हम अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया तो हम उन्हीं को जनक कहते हैं। और दुर्खाइम ने दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान से गंभीर बौद्धिक संघर्ष करके समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिष्ठापित किया या स्थापित किया। तो इसलिए हम दुर्खाइम को उसका पिता कहते हैं। दुर्खाइम ने समूह और सामाजिक संरचना को प्राथमिकता दी। ये व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समाजशास्त्री विक्टर कराड़ी ने कहा कि दुर्खाइम व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु समूह और संरचना को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दुर्खाइम को अनेक विद्वान संरचनावाद का जनक भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का फोकस संपूर्ण समाज या सामाजिक यथार्थ पर नहीं है, यह समाजशास्त्रीय यथार्थ है। समाजशास्त्रीय यथार्थ समूह एवं समूह जीवन में निहित है। समूह सुई जनरेसिस है, मतलब स्वतः निर्मित है। सामाजिक तथ्य दुर्खाइम के समाजशास्त्र में केंद्रीय धारणा है। सामाजिक तथ्य समूह की चेतना में स्वीकृति में निहित है। सामाजिक तथ्य इन्होंने कहा भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। इन्होंने आगे इसकी तथ्य की अवधारणा को भी स्पष्ट किया। और ये जो दुर्खाइम है ये कॉम्ट के बौद्धिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। दुर्खाइम की एक विशेष पद्धति प्रत्यक्षवादी पद्धति भी रही है। दुर्खाइम ने कहा कि वे अगस्त कॉम्टे के बौद्धिक उत्तराधिकारी हैं। कॉम्ट के समान दुर्खाइम ने प्रत्यक्षवादी दृष्टि एवं वैज्ञानिक पद्धति को अपनी समाजशास्त्रीय शैली का अंग बना लिया। दुर्खाइम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विधिवत विज्ञान उसी समय हो सकता है जब अपनी विषय वस्तु का अध्ययन विज्ञान की पद्धति और विज्ञान की मान्यताओं के अनुरूप करें। अपने एक निबंध सोशियोलॉजी एंड इट्स साइंटिफिक फील्ड में उन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र का अध्ययन किसी अन्य तरीके से हो ही नहीं सकता। दुर्खाइम ने अगस्त कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर की आलोचना की। दुर्खाइम प्रकार्यवाद की भी जनक मानी जाती हैं। उन्होंने प्रकार्य को प्रभाषित किया। 1912 में धर्म का संपूर्ण और सुसंगत रूप से प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से इन्होंने धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक जो इनकी थी समाज में श्रम विभाजन से ही ये कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज को व्यवस्थित रखने में, एकीकृत करने में, सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान करती हैं। प्रकार्य की परिभाषा उन्होंने आवश्यकता के संदर्भ में दी। इस आवश्यकता के सिद्धांत को सबसे अधिक दुर्खाइम के प्रभाव से प्रकार्यवादी बनने वाले विद्वान ब्रोनिस्ला मेलानोव्स्की ने प्रचलित किया। मेलानोव्स्की के कुछ बाद में रेडक्लिफ ब्राउन ने पहले यह स्वीकार किया कि वे इमाइल दुर्खाइम से प्रभावित हैं। टॉलकट पार्सन्स ने भी अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सबसे अधिक स्थान और ध्यान इमाइल दुर्खाइम पर दिया। आर के मर्टन ने दुर्खाइम को अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया। इस तरह हम देखते हैं कि दुर्खाइम से अनेक विद्वान प्रभावित रहे हैं। दुर्खाइम विचारवादी थे, भौतिकवाद के वे घोर विरोधी थे। भौतिक सामाजिक तथ्य में अभौतिक सामाजिक तथ्य का उनका विभाजन भौतिक और अभौतिक का विभाजन नहीं है, यह स्पष्ट स्वरूप और अस्पष्ट स्वरूप का विभाजन है। तो दुर्खाइम ने धर्म के बारे में भी खूब लिखा। सरल समाजों में उनके अनुसार धर्म की एक एकात्मक व्यवस्था थी, परंतु आधुनिक समाजों में धर्म कमज़ोर हो गया है। धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, एक अवशेषी स्वरूप में यह भविष्य में भी रहेगा। भारतीय मानवशास्त्री और समाजशास्त्री टी.एन. मदान ने कहा है कि धर्म संबंधी विचारों की दृष्टि से कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की तुलना में दुर्खाइम के विचार इतिहास की घटनाओं से अधिक सही साबित हुए। अब इनकी जीवनी के बारे में हम देखेंगे। तो दुर्खाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के पूर्वी क्षेत्र के प्रांत लौरा में एपिनल नामक स्थान में हुआ। दुर्खाइम यहूदी थे। उनके पिता और लगभग उनका पूरा खानदान ही यहूदी धार्मिक पुरोहितों का था। आरंभ में दुर्खाइम यहूदी रब्बी बनना चाहते थे। उन्होंने हिब्रू भाषा सीखी, ओल्ड टेस्टामेंट और तालमूद पढ़ा। वे सेकुलर शिक्षा भी पाते रहे। 14-15 वर्ष की आयु में ही धार्मिक जीवन से उनका मोह भंग हो गया, परंतु धर्म के विश्लेषण में उनकी रुचि बनी रही। वे एक मेधावी विद्यार्थी थे। उनके पिता इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा सकें।
बाद में फ्रांस के बौद्धिक अभिजन के शैक्षणिक संस्थान इकोल नॉर्मल सुपीरियर में दुर्खाइम ने तीसरे प्रयास में प्रवेश पाया। इकोल में दुर्खाइम बहुत संतुष्ट नहीं थे। यहाँ से पास करने के बाद आरंभ में वे स्कूल में शिक्षक हुए। बाद में नैतिकता एवं समाज संबंधी विषयों को पढ़ाना प्रारंभ किया। विधिवत रूप से फ्रांस में समाजशास्त्र का एक अलग विभाग के रूप में प्रारंभ 1913 में हुआ, परंतु दुर्खाइम ऐसा प्रयास बहुत पहले से कर रहे थे। 1887 में उनकी नियुक्ति बॉर्डक्स विश्वविद्यालय में हो गई, जहाँ वे दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और समाज विज्ञान पढ़ाने लगे। दुर्खाइम कुछ दिनों के लिए जर्मनी गए। वहाँ वे शिक्षा की पद्धतियों के संबंध में नई जानकारियों को जानने के लिए गए थे। जर्मनी से लौटने पर उन्होंने जर्मन अकादमिक जीवन पर एक रिपोर्ट लिखी। 1896 में दुर्खाइम ने अपने भतीजे मार्शल मॉस के साथ मिलकर समाजशास्त्र का आध्यात्मिक जर्नल एनी सोशियोलॉजिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस अकादमिक जर्नल से उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। उनके परिचितों का दायरा भी बढ़ा। यदि हम इनका वैवाहिक जीवन देखें तो अन्य बड़े समाजशास्त्रियों जैसे मार्क्स, वेबर के समान ही सुखी नहीं था। उनकी पत्नी लुई ड्राइफस घरेलू और समझदार महिला थी। दुर्खाइम को एक बेटा और एक बेटी थे। प्रथम विश्व युद्ध में बेटे आंद्रे की मृत्यु के दुख में 1917 में दुर्खाइम का निधन हो गया। तो दुर्खाइम का जीवन काल क्या माना जाता है? 1858 से 1917 का। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों फ्रांस की पराजय ने संपूर्ण भौतिक जगत को प्रतिरोध की सड़क पर ला दिया। दुर्खाइम के अधिकतर सहयोगी इस प्रतिरोध में होम हो गए। शायद अकेले मार्शल मॉस ही युद्ध के बाद समाजशास्त्र की मशाल को फ्रांस में थामे रहे। इनकी रचनाएं। दुर्खाइम ने कई निबंधों के बाद 1893 में अपनी पीएचडी शोध पत्र समाज में श्रम विभाजन को प्रकाशित किया। उस समय फ्रांस के विश्वविद्यालयों में एक शोध प्रबंध फ्रेंच भाषा में और एक प्रबंध लैटिन भाषा में लिखना होता था। इसलिए श्रम विभाजन के अतिरिक्त लैटिन में उन्होंने मॉन्टेस्क्यू और रूसो पर दूसरा शोध प्रबंध लिखा। 1895 में दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की प्रत्यक्षवादी पद्धति को स्थापित करने के लिए द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखी। इस पद्धति को सही और व्यवहारिक प्रमाणित करने के लिए 1897 में उन्होंने आत्महत्या की घटती बढ़ती दरों का अध्ययन करके आत्महत्या नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद उनकी पुस्तक 1912 में धर्म के आरंभिक स्वरूप शीर्षक से प्रकाशित हुई। दुर्खाइम ने इस बीच अनेक छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी। एना सोशियोलॉजिका में उन्होंने अनेक निबंध लिखे। 1913 में एक किताब प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी लिखी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पांडुलिपियों के आधार पर 1922 में एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, 1928 में सोशलिज्म, 1957 में प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स और 1973 में मॉरल एजुकेशन नाम की पुस्तकें प्रकाशित हुई। मार्शल मॉस के साथ मिलकर 1903 में प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी। तो ये दुर्खाइम की पुस्तकें थी, जो दुर्खाइम की बहुत ही फेमस पुस्तकें। सोसाइटी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, ये उनका पीएचडी थीसिस भी रही है। और एना सोशियोलॉजिका का उन्होंने कई निबंध लिखे। इसका उन्होंने प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें दुर्खाइम की पुस्तकें, दुर्खाइम का जीवन काल तो 1858 से 1917 तक ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि। दुर्खाइम एक गंभीर प्रकृति के अध्ययनशील विद्वान थे। उन्होंने बहुत पढ़ा, इसलिए अनेक बौद्धिक स्रोतों से प्रभावित भी हुए। वे अपने को कॉम्ट को बौद्धिक उत्तराधिकारी कहते थे। एक कॉम्ट से अत्यंत प्रभावित भी थे। कॉम्ट से उन्होंने प्रत्यक्षवादी पद्धति एवं दृष्टिकोण को अपना लिया। वे सेंट साइमन से भी प्रभावित थे। साइमन को इस बात का श्रेय देते थे कि साइमन ने एक समाज विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार दुर्खाइम ज्ञानोदय के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने ज्ञानोदय के घोर व्यक्तिवाद का विरोध किया। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि फ्रांस के धर्मवादी एवं ज्ञानोदय विरोधी विद्वानों जैसे डी बोनार्ड एवं डी मास्त्रे से भी प्रभावित थे। दुर्खाइम ने रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू की रचनाओं पर शोध पत्र लिखा था। वे रूसो के समूह कल्याण एवं सामूहिक चेतना के विचार से प्रभावित थे। दुर्खाइम का समष्टिवाद यानी यह मानना कि सभी चीज़ें एक साथ जुड़ी एवं समग्र की चर्चा किए बिना अंश का अध्ययन नहीं हो सकता, निश्चित रूप से मॉन्टेस्क्यू से प्रेरित था। दुर्खाइम ने अनेक विद्वानों की रचनाओं को पढ़ा था। कोजर के अनुसार वे ब्रिटिश एवं जर्मन बौद्धिक परंपरा से प्रभावित तो थे, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर फ्रांसीसी बौद्धिक परंपरा का था। अन्य सभी देशों के समान फ्रांस की बौद्धिक जमीन भी एक रंगी नहीं थी। इसलिए यह कहना उचित है कि फ्रांसीसी विद्वानों में अगस्त कॉम्ट से सबसे अधिक प्रभावित थे। अब हमने प्रत्यक्षवादी पद्धति का पहले उल्लेख किया है। दुर्खाइम की सामूहिक चेतना संभवतः कॉम्ट की सहमति से ही प्रेरित है।
कॉम्ट का कहना कि सामाजिक संगठन, कॉम्ट का कहना कि सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना एक सामान्य सहमति का परिणाम है, दर्खाइम के विचारों में बार बार प्रकट होता है। कॉम्ट ने कहा श्रम विभाजन से एकता होती है। दर्खाइम ने इस विषय पर अपना शोध ही कर डाला। तो हम देखते हैं कि दर्खाइम अनेक विद्वानों से प्रभावित थे, अपने शिक्षकों से भी बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कई आपकी पुस्तकें उन्होंने लिखी। आगे उनकी जो हम अवधारणाएं पढ़ेंगे या उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उसमें हम एक सामाजिक तथ्य, समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या और धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्य उन्होंने किसे कहा, क्या भेद किए सामाजिक तथ्य में, किस तरह वो समाज को सुई जेनरेसिस मानते हैं, सामाजिक तथ्य को किस तरह वो व्यक्ति से परे मानते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।